पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां के मिशनरी स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खंडवा के मिशनरी स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़ाया गया है। 4 मुस्लिम बच्चों को मंच पर बुलाया गया, इसके बाद कलमा पढ़वाया गया। बकरीद से पहले स्कूली छात्रों को कुरान भी पढ़ाया गया। स्कूल में कलमा और कुरान पढ़ाए जाने पर जमकर बवाल मचा है। परिजनों की शिकायत पर एसडीएम ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल में इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं, जिस पर स्कूल की प्रिंसिपल विक्टोरिया का तर्क है कि स्कूली छात्रों को देश के सभी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए ऐसा होता है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब एमपी के दमोह के गंगा जमुना स्कूल का मजहबी विवाद पूरी तरीके से थमा नहीं है। स्कूल पर कार्रवाई हुई, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। अब एमपी के खंडवा से बड़ी खबर, जहां पर बकरीद के दिन मंच पर स्कूली बच्चों को बुलाकर कलमा पढ़वाया गया। तो बकरीद से जुड़ी हुई एक खबर है। वहाँ पर ईद के नाम पे एक धार्मिक आयोजन जो है वो विद्यार्थियों के बीच हुआ। इसमें सभी विद्यार्थियों को जो है वहाँ के कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों के द्वारा कलमा सुनाया गया, कुरान की आयतें सुनाई गई, जिसके ऊपर जो है वो पालकों ने आपत्ति ली है, विद्यार्थियों ने भी आपत्ति ली। सभी मिलके हम लोग जो है वो आज यहाँ कलेक्टर साहब को शिकायत करने के लिए आए थे कि इस स्कूल की मान्यता रद्द हो। हम लोग है ना सभी धर्म शिक्षा देती है सबको, सभी पेरेंट्स सभी स्टूडेंट्स को, so that they will respect each other and love each other, they will understand each other, so that is our motivation, we have celebrated. अब एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के स्कूली सिलेबस को लेकर जोड़े गए उस पाठ की खबर जिसने मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी है। एमपी में स्कूली बच्चे अब वीर सावरकर को पढ़ेंगे। सावरकर गाथा एमपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल कर ली गई है। सिलेबस में सावरकर पर कांग्रेस ने विरोध जता दिया। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि सावरकर महापुरुष नहीं, माफी मांगने वाले पुरुष थे। सावरकर ने देश पर खुद को न्यौछावर किया, ये पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा और कहा कि एक बहुत अच्छा कदम है कि वीर सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। एमपी से पहले यूपी में भी इसी तरीके का कदम उठाया गया, जहां पर 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूली सिलेबस में सावरकर की गाथा को शामिल किया गया है। 50 महापुरुषों की जीवनी को शामिल किया गया है। एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठा रही है। एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस बच्चों को अब तक गलत इतिहास पढ़ा रही थी, हम सही इतिहास पढ़ाएंगे। और एक और बड़ी खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि आज बड़ी हलचल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एक देश एक कानून को लेकर एक तरीके से काउंटडाउन देश में शुरू हो चुका है। संसदीय समिति ने लॉ कमीशन को बैठक में बुलाया है। लॉ कमीशन ने लोगों से राय मांगी है। कानूनी और विधायी विभाग के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे दिल्ली में बैठक होने वाली है। जनता से सुझाव मांगने के मसले पर इस बैठक में बातचीत होगी। कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति की इस बैठक से पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो कमेटी गठित की गई है वो कमेटी अब एक्शन में है। और बड़ी खबर यह है कि यह कमेटी आज दोपहर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही भोपाल जब पहुंचे हुए थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर जोर दिया था और पूछा था कि एक देश में 2 तरह के कानून कैसे चल सकते हैं। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और भड़काने का आरोप भी लगाया। तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, इस मुद्दे पर किन राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन देने का इशारा किया है वो आपको बताते हैं, क्योंकि इससे काफी कुछ संकेत मिलेंगे। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया कि हम तैयार हैं, सैद्धांतिक रूप से समर्थन देते हैं। इसके अलावा शिवसेना का जो उद्धव वाला गुट है, यानी उद्धव सेना ने भी समर्थन दे दिया है। एआईएडीएमके ने भी समर्थन दे दिया है। एआईएडीएमके के अलावा तेलुगु देशम पार्टी, आम आदमी पार्टी हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये विरोधी पार्टियां समर्थन दे रही हैं सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर, तो क्या ये विपक्षी महागठबंधन में सेध का इशारा है? ये दोनों पार्टियां 23 जून को पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उसमें शामिल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद बाकी विपक्ष से इनका एक अलग रुख है। तो ये बड़ी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, लेकिन लगातार हलचल तेज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ी हलचल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अजमेर दरगाह के दीवान का बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। तो आप देखिए स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें आपके सामने। गिरिराज सिंह ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। कॉमन सिविल कोड आने वाला है,
किसी ने कभी सोचा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कॉमन सिविल कोड की चर्चा भी करेंगे? ये बात कही है गिरिराज सिंह ने। लेकिन एक और बयान, और ये बयान है अजमेर दरगाह के दीवान का नसीरुद्दीन चिश्ती का। उन्होंने कहा कि यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट अभी तक आया नहीं है। अभी आपत्ति करना और लोगों को गुमराह करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ड्राफ्ट में आने दीजिए, पहले ड्राफ्ट आता है उसमें मजहबी क्लेश होता है तो वो हुकूमत से बातचीत करेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे। लेकिन उन्होंने अपील की है फिलहाल अभी तो विरोध इसका ना किया जाए, पहले ड्राफ्ट आने दिया जाए, उसमें क्या क्या प्रावधान है ये पहले देखा जाए। और अब बड़ी खबर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, जिन्होंने दतिया में राजनीतिक दलों के समर्थन पर कथा करने और उनके एजेंडे की बात करने के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरे नाम का इस्तेमाल कर रोटियां सेक रहे नेता, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। मैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं, सनातन धर्म को आगे ले जाने का काम कर रहा हूं। इससे पहले दतिया पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां पीताम्बरा के दर्शन किए। महाभारत कालीन भगवान बनखेड़ेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। पूरी दुनिया जब भी कोई बदलाव की बात उठाता है, क्रांति की बात उठाता है और सबके एकता की बात उठाता है, जो विघटन की रोटियां सेंकते हैं वो स्वभाव बस में हो जाते हैं। खैर इनसे डरना नहीं चाहिए। सनातन राजनीति में जाने का क्या विचार है? ये सबसे हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। करोड़ों का अध्यात्म छोड़कर क्यों 10 रुपया में पड़े। और अब 30 सेकंड में देखिए बकरीद पर बांग्लादेश से आई वो रिपोर्ट जो आपको चौंका देगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बकरीद के बाद सड़कों का रंग लाल हो गया। ये वीडियो ग्रीन रोड और वसुंधरा रेजिडेंशियल एरिया से सामने आया है, जिसमें कुर्बानी दिए जाने वाले जानवरों का खून सड़कों पर पानी के साथ मिलकर बहता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बारिश की वजह से ढाका का ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित हुआ है और इस वजह से नालियां जाम हो गई हैं। ऐसे में कुर्बानी दिए जाने वाले जानवरों का जो खून बहाया गया था वो भी ओवरफ्लो के साथ सड़कों पर नजर आ रहा है। और अब बात मानसून की तूफानी बारिश की खबर की बात करते हैं। गुजरात के जूनागढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर 2 घंटे में 118 मिलीमीटर बारिश हुई है। कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं, कई जगहों पर घरों में पानी घुस चुका है। भारी बारिश की वजह से ओजात नदी में उफान है। तस्वीरें आप देखिए, विलिंगडन डैम पानी से पूरी तरीके से भर चुका है, ओवरफ्लो कर रहा है। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां डूबी दिखाई दी है। गुजरात में मानसून आते ही अपने तूफानी मूड का एहसास करा रहा है। जूनागढ़ समेत गुजरात के कई जिलों में कल शाम से ही तूफानी बारिश हो रही है और उसका असर देखिए, सड़कें लबालब भरी है, गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं, लोग गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं, डैम ओवरफ्लो कर रहे हैं। बाढ़ के हालात गुजरात के अलग अलग जगहों पर, पहाड़ियां पानी पानी है और साथ ही नाथ संप्रदाय के जो मंदिर है वो पानी में डूबे। सीढ़ियों पर आप देखिए तेजी से पानी किस तरीके से बह रहा है। जबरदस्त बारिश, गिरनार से लगे जंगल में भी पानी बाढ़ की शक्ल ले चुका है। तो ये गुजरात के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से मंदिर, मकान सब पानी में डूबे हैं। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों में पूरी तरीके से सैलाब घुस चुका है। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से, जहां पर मूसलाधार बारिश से गांवों को खाली करवाना पड़ा है। एमपी के सिवनी से 2 गांव खाली करवाए गए हैं। भारी बारिश की वजह से रास्ते कटे हैं। बाढ़ के हालात अलग अलग जगहों पर। 12 जिलों से बड़ी खबर, जहां पर आज भारी बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में किया गया है। 24 घंटे में आशंका इस बात को लेकर है कि 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बचाव टीमें तैयार है। मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में इन जिलों में 24 घंटे में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, ये आशंका मध्य प्रदेश को। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे मूसलाधार बारिश हुई, जानलेवा होती जा रही है बारिश। पहली तस्वीर आप देखिए, एमपी के कटनी से, जहां सलैया स्टेशन पर रेलवे ट्रैक मिट्टी में धंस गया। हादसे की आशंका के चलते आधा दर्जन ट्रेनें रास्ते में रोकी गई। दूसरी तस्वीर गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल की है, जहां पर जीएसआईडीसी की दीवार गिर गई, 4 बच्चों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर गुजरात के अरावली की है, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद उफान मार रहे झरने में एक शख्स डूब गया, उसकी मौत हो गई। तो ये 3 तस्वीरें
किस तरीके से आसमानी आफत से लोग परेशान हैं, लोगों की जिंदगी पर बनाई है, ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही। और बारिश की वजह से पूर्वोत्तर का हाल क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। खबर असम से, बारिश के बाद बाढ़ की वजह से असम के अलग अलग इलाके बेहाल हैं। 12 जिलों के 395 गांव पानी में डूब चुके हैं। बारपेटा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है बाढ़ की वजह से। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की, उन्हें राज्य में बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी दी। सरकारी रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक बारपेटा, कामरूप, लखीमपुर और सोनितपुर जिलों में बाढ़ के कारण 37,700 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और अब चलिए गुजरात के सूरत का रुख करते हैं। तूफानी बारिश की वजह से सूरत मुश्किल में है। 2-3 राहगीरों की जान फंस गई बारिश की वजह से। 30 सेकंड में इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। आफत बनकर बरस रही बारिश ने कई नदियों और झरनों का जलस्तर बढ़ा दिया है और इस वजह से लोगों के बाढ़ बारिश में फंसने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये तस्वीरें राजकोट के पास ओसम डोंगर पॉइंट की है, जहां बारिश के बाद झरने का अचानक बहाव बढ़ गया और इस वजह से 3 राहगीर फंस गए। लेकिन स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने वक्त रहते हुए तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और अब बड़ी खबर बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू कैंप से रवाना हो चुका है यात्रियों का पहला जत्था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे, उन्होंने खुद इस जत्थे को रवाना किया। शाम 5 बजे पहलगाम बेस कैंप पहुंचेगा ये पहला जत्था। यात्रा के लिए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से पूरे रूट की निगरानी की जा रही है इस यात्रा की, ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। अलग अलग जगहों पर जवानों को तैनात किया गया है, सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही जो यात्री पहुंचे हुए हैं उनकी सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा को लेकर, भक्तों की पुकार, बाबा दर्शन को तैयार। और आप देखिए किस तरीके से उत्साह जो तीर्थ यात्री पहुंचे हुए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर। तो जब भक्तों का पहला जत्था निकला तो सुबह सुबह कैसे बाबा भोले के जयकारे से पूरा इलाका जम्मू गूंज रहा था। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता की ये रिपोर्ट। अखंड है, प्रचंड है, असुरों का अंत है, कैलाश में विराजते वही अंगसंग है। जब बाबा बर्फानी आपके अंगसंग है तो किसी भी चीज की कोई घबराहट नहीं होगी। और यही एक वजह है कि आप कितना देखेंगे इनमें उत्साह है, कितना जोश है। लगातार बम बम बोले के नारे लगाए जा रहे और लोगों में काफी ज्यादा जोश है। मैं समय उस गाड़ी में जो भगवती नगर बेस कैंप से निकलती हुई ये पहलगाम जाएगी और पहलगाम से ये बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। जानना चाहेंगे क्या दुआ करना चाहेंगे, वहाँ पे क्या दुआ रहेगी आप? सर हम ऊपर वाले से, भोले बाबा से ये दुआ करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, माने साथ जो और देश हमारे सबसे अपना ऊपर हो भारत। देखिए क्या जज्बा जुनून लेके जा रहे हैं कि हमारा देश तरक्की करे और सबसे ऊपर हमारा देश हो। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है। तो अगर विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए हर कोई दुआ कर रहा है। आप देखिए काफी जोश है आप में, कोई किसी किस्म की घबराहट, कोई डर? कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। पर हमारे बंदे कमजोर बन गए, हमारे आ गए, नहीं तो हमारा जयकारा रुकने का नाम नहीं ले। तो आप ये रिपोर्ट देख रहे थे किस तरीके से जो तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं उनमें जोश है, उत्साह है बाबा के दर्शन को लेकर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में आधार शिविर भगवती नगर का दौरा किया और यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं से मुलाकात की, प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। इसके बाद अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को बेस कैंप के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जगह जगह निगरानी की जा रही है। ड्रोन से भी अमरनाथ यात्रा के पूरे रूट पर नजर रखी जा रही है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, बाबा के दर्शन की शुरुआत हो गई है, पहला जत्था रवाना हो चुका है। तो बाबा बर्फानी के दर्शनों की शुरुआत हो गई है, पहला जत्था रवाना। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। यात्रा के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर स्पेशल काउंटर यात्रियों के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही सुविधा हो, RIFT कार्ड की भी सुविधा वहां पर दी गई है, ताकि वहां से यात्री सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़े।
कार्ड में यात्रियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा, पूरी डिटेल दर्ज होगी। इस बार यात्रा तंबाकू मुक्त घोषित की गई है, यानी इस पूरे रूट पर तंबाकू का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। पवित्र गुफा के पास रुकने की अनुमति इस बार नहीं दी गई है। पिछली बार के इंसिडेंट्स को देखते हुए ड्रोन से अमरनाथ यात्रा की निगरानी भी की जा रही है, ताकि यात्रियों पर नजर रखी जा सके, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो रही है, इस बात पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही इस बात पर भी नजर रखी जा सके कि सुरक्षा व्यवस्था क्या पूरी तरीके से ठीक है। और अब 30 सेकंड में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए किस तरीके से बाबा अमरनाथ की ये यात्रा पूरी चलती है। पहलगाम से बेस कैंप से रवाना होता है जत्था, इसके बाद चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, जोजीबल, नागकोटी, शेषनाग और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये रूट चला जाता है अमरनाथ तक, बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। एक और रूट है जब बालटाल बेस कैंप से यात्रियों का जत्था रवाना होता है, यहां से दोमेल, बरारी और बरारी से होते हुए फिर सीधे बाबा बर्फानी के गुफा तक, वहां बाबा बर्फानी के दर्शन, बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए ये जत्था वापस अपने बेस कैंप तक आता है। तो ये पूरा रूट कैसे बाबा बर्फानी की यात्रा चलती है। और अब 30 सेकंड में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से बवाल में सुलग रहा है फ्रांस। फ्रांस में एक शख्स की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों पर स्कूलों, टाउन हॉल और पुलिस स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं। भारी आगजनी, आतिशबाजी की घटनाएं लगातार दर्ज हो रही है। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने कई गाड़ियों और सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। कई एटीएम और स्टोर को लूट लिया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत भी देखने को मिल रही है। हिंसा में शामिल आरोपियों में से अब तक 150 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर अतीक को लेकर। अतीक के अवैध साम्राज्य पर लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है। अब उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। माफिया अतीक की संपत्ति को लेकर ये बड़ी खबर है। अतीक के अवैध साम्राज्य पर लगातार बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, ये कार्रवाई और तेज गति से आगे बढ़ेगी। 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख की संपत्ति अब कुर्क होगी, जो गवर्नमेंट ने डिटेक्ट कर ली है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 के तहत कार्रवाई होगी। माफिया परिवार ने इन संपत्तियों को अर्जित करने का सोच नहीं दिया है, जो कि सरकार ने उनसे पूछा था, लेकिन कोई डिटेल नहीं देने के बाद अब ये बड़ी कार्रवाई। तय समय सीमा के अंदर परिवार को इन प्रॉपर्टीज का विवरण देना था, लेकिन वो फेल रहा। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी जड़ से समाप्त करने में अतीक के पूरे साम्राज्य को। 3 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। बिल्कुल, देखिए पिछले 4 महीनों से अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ यूपी सरकार की लगातार कार्रवाई जारी है और उसी के क्रम में एक और जो बड़ी कार्रवाई है वो अब होने जा रही है। दरअसल प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में जो अतीक अहमद के गुर्गों ने बहुत सारी ऐसी संपत्तियां थी जो जिसे अवैध तरीके से उन्होंने हड़प रखी थी। इनमें कुछ गरीबों की भी जमीन थी, इसके अलावा कुछ ऐसी भी संपत्तियां थी जो सरकारी संपत्तियां थी, उस पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया था। लेकिन अब अतीक गैंग का खात्मा एक तरीके से धीरे धीरे किया जा रहा है और योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और इसी के क्रम में जो अभी यह संपत्ति है जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए बताई जा रही है, अब उसको भी कुर्क किया जाएगा। ठीक है, चलिए आशुतोष आपको रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई कि 3 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्क होगी। पहले भी संपत्ति कुर्क हुई है और उसका नतीजा क्या निकला है वो आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बड़ी खबर है यूपी से, जहां से भूमाफिया अतीक अहमद की जो कब्जे से छुड़ाई गई जमीन थी, उस पर आज गरीबों की जिंदगी संवरने वाली है। ये तस्वीर आप देखिए, अतीक की कब्जाई जमीन थी, उस पर फ्लैट बनकर तैयार है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा, और इस दौरे के दौरान जो यहाँ पर फ्लैट बने हैं उनकी चाबियां गरीब परिवारों को वो सौंपेंगे। सुबह 11 बजे लूकरगंज बने अपार्टमेंट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 20 गरीब लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी जाएगी। इस दौरान अतीक के कब्जे से इस जमीन को मुक्त करवाया गया था। यहां पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए गए। डीएसए मैदान में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 767 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का इस दौरान प्रयागराज में वो शिलान्यास भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी तस्वीर है किस तरीके से जो अतीक ने जमीनें कब्जाई थी उनको पहले सरकार ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया, वहां पर घर बनाए और ये घर अब गरीब परिवारों को दिए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत आज से बहुत दुख भरे दिन थे मेरे। हम लोग बस रात दिन बस यही दुआ करते रहते थे कि हम लोग का अपना घर हो जाए। और जिस दिन से मैं सुना है कि हम लोग का आगे इतनी खुशी के मारे कि बस खुशी के मारे आंसू भी हम लोग के नहीं रुके। योगी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे
कि उन्होंने मेरा ये सपना पूरा कर। और एक और बड़ी खबर माफिया अतीक अहमद को लेकर, जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बार उसके गैंग से जुड़े गुर्गे को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अतीक अहमद के गुर्गे शेरा का ऑडियो सामने आ गया है। जीशान गर्दी नाम के बदमाश को यह धमका रहा था। वर्चस्व की लड़ाई में अतीक के गुर्गे ने जीशान को धमकी दी। फोन पर उसने जान से मारने की धमकी दी और इस दौरान भद्दी भद्दी गालियां भी दी। माफिया अतीक के लिए जान लेने और देने की बात यह कर रहा था। इस दौरान यह ऑडियो पुलिस को मिल गया है। पुलिस को मिले ऑडियो से चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि अतीक के गुर्गे शेरा का कनेक्शन मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी रहा है। यानी किस तरीके से जो पहले चर्चा हो रही थी कि अतीक का नेक्सस अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, यह भी एक बार फिर से तस्दीक हुई है। छोटा शकील के लिए यह काम करता था और पहले भी ये खुलासे हुए हैं कि अतीक को हथियार पाकिस्तान से मिलते थे, दाऊद हथियार भेजता था और छोटा शकील के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा था। हम लोग गद्दी नहीं, हम लोग गद्दी हमारे जो है बहुत खास हैं। अतीक अहमद समझे, उनका हम लोग आज से नहीं, हमारे बाप दादा सपोर्ट करते चले आए हैं। समझ में आवा, हमारे बक्सी बाजार हम लोग पूरा सपोर्ट करते चले आज तक। उनके खिलाफ में ना, उनके पक्ष में है। वो हमारे बहुत खास हैं, बहुत अपने हैं हमारे। उनके लिए जान, उनके लिए स्टेटस का आराम कि अतीक अहमद के लिए जान दे भी सकी थी और जान ले भी सकी थी। हमारे घर बक्सी बाजार में भूले से कदम न रख देना ना तेरी, समझे। और अब माफिया अतीक अहमद के गैंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन गैंग लीडर बन सकती है, जो कि पहले से ही शक था। अतीक के IS-227 गैंग में पुराने 121 और नए 58 मेंबर्स हैं। IS-227 गैंग की चर्चा हमने पहले कई बार की है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाई है। गुर्गों की निगरानी और हाजिरी लगवा रही है शाइस्ता परवीन। हालांकि पुलिस भी शाइस्ता की तलाश कर रही है, लेकिन अभी पुलिस शाइस्ता तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन शाइस्ता की तलाश में जो जानकारियां पुलिस के सामने आई हैं, उन जानकारियों के आधार पर पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन इस गैंग को लीड कर रही है। लेकिन वर्चस्व को लेकर जेठानी शाइस्ता और देवरानी जयराम में पहले से जंग छिड़ी है। लेकिन चूंकि शाइस्ता अतीक की पत्नी, जैनब की जेठानी, इसके नाते पुलिस को जो इनपुट्स मिले हैं, ये लगता है कि शाइस्ता ही इस गैंग को लीड कर रही। और अब एक और बड़ी खबर, माफिया अतीक के गैंग पर कैसे नकेल कसा जा रहा है, इससे जुड़ी कार्रवाई की एक बड़ी जानकारी आपके सामने। यूपी पुलिस को अतीक की भगोड़ी 2 भांजियों की तलाश है। यूपी पुलिस के हाथ इन दोनों भांजियों की तस्वीर लग गई है। उमेश पाल हत्याकांड में मामले में ये दोनों फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हमने आपके सामने रखी। ये आयशा नूरी की तस्वीर, जो कि फरार, इसकी भी पुलिस तलाश। और साथ ही 2 भांजियों की तस्वीर भी हमने रखी है। आयशा नूरी की दोनों बेटियां हैं, ये उंजेला और मंताशा इनका नाम है। उंजेला मंताशा पर आरोपियों को भगाने और छिपाने का आरोप है और शक इस बात को लेकर है कि ये सभी दिल्ली NCR में छिपे हो सकते हैं। कल हमने आपको जानकारी दी थी आयशा नूरी की तस्वीर दिखाते हुए कि कैसे वो दिल्ली में छिपी हो सकती है, और अब जानकारी आ रही है कि शायद सभी एक साथ हैं और दिल्ली NCR में कहीं छिपे हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में देखिए यूपी की बड़ी खबरों का फास्ट न्यूज। काशी में गंगा नदी में पर्यटकों के लिए नौकायन की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। काशी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु अब 80 से नमो घाट आने और जाने का सफर नाव से 345 रुपए में तय करेंगे। वहीं ललिता घाट यानी गंगा द्वार से 80 घाट और नमो घाट आने जाने के लिए 175 रुपए खर्च करने होंगे। अब मनमाना किराया नहीं वसूला जा सकेगा। किराए की नई दरें आज से ही प्रभावी हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में बारिश पर आस्था भारी दिखी। झमाझम बरसात में गंगा आरती हुई। आरती के दौरान देसी और विदेशी श्रद्धालु आस्था में सराबोर नजर आए। साथ ही तेज बरसात में बड़ी संख्या में गंगा की आरती में शामिल होकर आराधना की भक्ति में लोग झूमते नजर आए। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा हो गया। बकरीद मनाकर बोलेरो से लौट रहे परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शवों को कार से बाहर निकालने के लिए कटर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला।
और चलिए बड़ी खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय से शताब्दी समारोह का समापन कार्यक्रम आज बेहद खास होने वाला है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। डीयू के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा ले रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। सुबह 11 बजे समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डीयू की 3 इमारतों की आधारशिला भी रखेंगे। कॉफी टेबल नाम की किताब का विमोचन भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त 86 विभाग, 90 कॉलेज के साथ 6 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। डीयू ने आने वाले सेशन में 360 छात्रों की क्षमता के साथ बीटेक पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। माना जा रहा है कि शुरू होने वाले पाठ्यक्रम के लिए ही नए भवनों की जरूरत है और इसीलिए आज इनका शिलान्यास। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है और खुशी की बात है कि एक तो 100 वर्ष पूरे हुए और दूसरा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इस समापन समारोह जो हो रहा है, इसको क्लोजिंग सेरेमनी है, इसके लिए आ रहे हैं। 100 वर्ष में अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय ने ली हैं। अच्छे विद्यार्थी दिए, साइंटिस्ट दिए, इवन जब फ्रीडम मूवमेंट चली तो उस समय क्रांतिकारी भी देश को दिए। हर तरह से इस विश्वविद्यालय से जो अपेक्षाएं थी उसने पूरी करी हैं। और अब चलिए उन्नाव आपको लेकर चलते हैं। वहां के एक दारोगा जी के घर की सेल्फी वायरल हो गई है। जरा तस्वीर और रिपोर्ट देखिए। यूपी के उन्नाव में एक थानेदार के घर से 500 रुपए के नोटों के कई बंडल की तस्वीरें सामने आई हैं। नोटों की गड्डियों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों की रील बनाने के चक्कर में इस केस की पोल खुल गई। दारोगा रमेश साहनी के मुताबिक तस्वीरें 2 साल पुरानी है और ये पैसा मकान खरीदने के लिए घर पर रखा था। उन्नाव पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सब इंस्पेक्टर रमेश साहनी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं अब 1 मिनट में देखिए देश भर से आई खबरों का फ्रेश एंड फास्ट डोज। हापुड़ के खाटू श्याम जी के मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है। मंदिर कमेटी ने साफ कर दिया है कि मंदिर में अब कटे फटे और छोटे कपड़े पहनकर प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही भक्तों से अपील की गई है कि वो मंदिर में मर्यादित कपड़े ही पहनकर आएं, तभी उन्हें मंदिर में प्रवेश मिलेगा, वरना वो बाहर से ही दर्शन करके जा सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि कुछ ही घंटों के अंदर राज्यपाल ने बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री को देर रात भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि वो इस कदम को लेकर अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श करेंगे और उनसे कानूनी सलाह लेंगे। स्वर्ण जयंती पार्क के गेट के सामने से किन्नर का शव बरामद हुआ। मृतक नवीन उर्फ खुशी सुल्तानपुरी इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसकी छाती पर चाकू से वार किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सियासत भी तेज हो गई इस मामले में। केजरीवाल ने ट्वीट कर अमित शाह जी के बस की बात नहीं ये कहा है। कब तक दिल्ली के लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, ये सवाल पूछा है। और अब आपके लिए बेहद जरूरी और अहम खबर मणिपुर से, जहां पर इंफॉल में फिर से हिंसा की आग भड़क गई है। बीजेपी दफ्तर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर के बाहर टायर जला दिए। कंगपोकपी जिले में उपद्रवियों ने गोलीबारी की है। तो एक बार फिर से हिंसा का दौर मणिपुर में। बताया जा रहा है कि कल बीजेपी दफ्तर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी सूचना पर वहां पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने भीड़ को रोकने और तितर बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा और सड़क जाम कर टायरों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि कल राज्य में हुई अलग अलग हिंसा के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। मणिपुर हिंसा के बीच राहुल गांधी इस वक्त इंफाल में मौजूद है। बताया जा रहा है कि बिष्णुपुर के जिस जगह पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रोका गया था, उपद्रवियों ने बाद में वहां भी उत्पात मचाया। हम अभी मौजूद है केसामपत रोड में इम्फाल में। यहाँ पे स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं यहाँ पे, जो ये सब इकट्ठा हुए हैं। टीयर गैस भी मारा गया है ताकि जो आगे क्राउड है उसको कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पे जो है बहुत ही नाजुक है स्थिति इम्फाल में। सुबह राहुल गांधी को रोका गया था बिष्णुपुर में सिक्योरिटी कारण की वजह से, और अभी उसके बाद बिष्णुपुर में शाम को टायर भी जलाए गए। और अभी आप हमारे आगे देख सकते हैं नज़ारे कि कैसे पुलिस जो है आगे जाके क्राउड को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। आगे बैरिकेड्स भी लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। चीन से आ रही वो अहम खबर जिस पर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान की सेनाओं की नजर गड़ी है। बड़ी खबर, संभावित युद्ध की तैयारियों में चीन जुटा है। टोटल वॉर की थीम पर वेपन्स का परीक्षण कर रहा है। विश्व युद्ध की तर्ज पर क्षमताओं को परख रहा है चीन। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की यह बड़ी खबर है। सिमुलेशन तकनीक से टोटल वॉर की तैयारी में चीन जुटा हुआ है।
चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ये तैयारी ब्लू अलायंस के खिलाफ कर रहा है, जिससे अमेरिका की अगुवाई में चीन के खिलाफ जुटे देशों का गठजोड़ माना जा रहा है, जो समंदर में चीन को घेरने की तैयारी में जुटे हैं। चीनी नौसेना से जुड़े वैज्ञानिकों ने हाल ही में तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं को नया नाम वर्ल्ड वॉर Z दिया है। और अब एक बड़ी और अहम खबर रक्षा मंत्रालय से, जिससे अमेरिका से हुई ड्रोन डील को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी और बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई। यूएस ड्रोन सौदे पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि ड्रोन की फाइनल कीमत पर अभी बातचीत जारी है। यानी जो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महंगी कीमत पर ड्रोन खरीदा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। अभी कीमत ही तय नहीं हुई, यानी डील ही अभी पूरी तरीके से नहीं हुई। दूसरे देशों से 27% सस्ते में डील हो सकती है। कीमतों को लेकर अभी बातचीत नेगोशिएशन के स्टेज में है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के दाम और घटाने पर बातचीत जारी है, यानी अभी कीमत फाइनल नहीं हुई। दूसरे देशों से 27% कीमत अभी भी है अगर आज की कीमत पर सरकार डील करती है। और कांग्रेस कह रही है कि दूसरे देशों की तुलना में सरकार महंगी कीमतों पर ड्रोन को खरीद कर ला रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रीडेटर ड्रोन सौदे पर कई संदेह हैं। हम इस ड्रोन सौदे में पूरी पारदर्शिता की मांग करते हैं, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने आगे आकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। और अब इसी अमेरिकी ड्रोन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर कि इस ड्रोन को लेकर सेना का मेगा प्लान है। MQ-9B ड्रोन में स्वदेशी मिसाइलें तैनात की जाएंगी। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार ने यह बयान दिया है। इस योजना पर तीनों सेनाएं लगातार काम कर रही हैं। अमेरिका से आने वाले ये ड्रोन भारत में असेंबल होंगे। असेंबलिंग के दौरान इनमें स्वदेशी मिसाइलें फिट कर दी जाएंगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा कि जब स्वदेशी हथियार बनाए जाते हैं तो उन्हें इंटीग्रेट करने के बारे में भी ध्यान में रखा जाता है। अमेरिकी ड्रोन के मामले में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी ड्रोन विदेशी और हथियार स्वदेशी, और उन हथियारों से जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का काम तबाह।